गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो जो व्यूअर हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हम हर संडे को एग्ज़ाम कराते हैं उसका जो वीडियो है हम अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया घाटगढ़ में अपलोड करते हैं और लास्ट 2-3 संडे से हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर भी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF को कर रहे हैं, तो उसको भी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी लोग हमें फॉलो करते हैं या हमें हमारे चैनल्स को उसको सपोर्ट करते हैं उसको थैंक यू कहूँगा। तो आज के जो संडे है उसमें जो बारिश आपका 1600 मीटर की दौड़ हुई है, उसके बाद चिनअप का अभ्यास हुआ है, उसके बाद चेस्ट की प्रैक्टिस हुई है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम के वगैरह, तो कुछ ना कुछ जो भी हम चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये जरूरी नहीं है मतलब अगर हम नहीं आए हैं तो इसका मतलब हम नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सीखने की एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आदमी पूरी दुनिया में पूरे जो है उससे दहाड़ सकता है। क्योंकि शिक्षा और सीखने की एक ऐसी प्रोसेस है, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा हमें मतलब किसी भी चीज़ में हम महारत होगी, उतना हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, कहीं पर भी क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए सीखने की प्रोसेस को हमें क्या करना है, रोकना नहीं, स्टॉप नहीं करना है, चाहे हम कुछ भी करें। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें वीडियोस यूट्यूब में दिखाते हैं, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग है, तो हम उसको केवल दिखाने के लिए कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चाहे हम ये आपका रिटर्न एग्जाम वाला है तो हम पॉज करके कोई चीजें वो करके ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूसली हम दिखाते हैं। कभी भी हमने पूरे 4-5 सालों में कोई भी ऐसी वीडियो केवल यूट्यूब में डालने के लिए या केवल एक्शन करने के लिए ऐसा कभी भी हमने वो नहीं किया। जो ट्रेनिंग आपकी डेली चलती है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, एज इट इज डाल देते हैं। कोई नो एडिटिंग, नो कोई ऐसी चीजें इफेक्ट डालना उसमें ऐसे कुछ भी नहीं करते हम लोग। नॉर्मली जो चीजें हम आप लोग करते हैं उसी को हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें इसमें वो रहती हैं, आप लोग अगर कहीं मिस्टेक्स होती हैं तो उसको इग्नोर कीजिए। एंड जो भी चीजें हम लोग करते हैं, आप लोग पता है आपको, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या रिटर्न एग्जाम हो, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है हमने 30 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। वहां पे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। और आज का क्वेश्चन पेपर हमने उत्तराखंड पुलिस और इंडियन आर्मी दोनों को लगभग कॉम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड पुलिस में भी रिटर्न एग्जाम में पहुंचे हैं और 19 अगस्त से आप लोग की इंडियन आर्मी के अग्निवीर की भर्ती होनी है, तो इसलिए हमने कॉम्बिनेशन बताया। उसके बाद जब अग्निवीर की जो फिजिकल हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो उसके बाद केवल आर्मी का ही अलग सा क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। और जब रिटर्न उत्तराखंड पुलिस के रिटर्न की डेट आ जाएगी तो उसमें उत्तराखंड का ही सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग क्वेश्चन पेपर बना के हम लोग आप लोग की तैयारी कराएंगे। और आप लोग खुद ही कर रहे हैं घर पे और क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर के माध्यम से। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ हम लोग रीजनिंग और मैथ्स को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की ओर बढ़ेंगे। पहला क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ग्रिड दे रखा है, टेबल बना रखा है, उसमें जहां पर लुप्त संख्या एक ब्रैकेट खाली है, उसमें आपको क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, 6, 9, 10, 8, 3, 14 and what question mark, then 13, 1। ओके, सो हमने कभी भी आपको बताया कि अगर इस प्रकार के जो ग्रिड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर कभी भी वो होता है, या तो हॉरिजेंटली लेंगे या वर्टिकल लेंगे। ठीक है, कि ये जो 6, 9 को क्या किया है कि 10 आ गया, या 6, 8 को ऐसा क्या किया, 9 और 3 को क्या किया 13 आ गया, 10, 14 को ऐसा क्या किया है कि 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये गुणा 8 से 48 ऐसा करके 9, 27, 27 का आधा करके 13 नहीं हो रहा है। ठीक है, 10 और 14 को माइनस करके 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ऐसे 1 आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा क्या कर रखा है इसमें कि जो ये ग्रिड है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बने। तो इसमें आप लोगों ने क्या किया, किसी बच्चे का सही आंसर हुआ देख बताइए। यस, तो पहले मैंने 9 + 6 + 9 + 10 किया तो 25 आ रहा है। इसका मतलब आपने तीनों संख्या को क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्लस कर दिया, प्लस 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 एंड 25। देन मैंने 10 + 14 + 1 किया तो 25 आ रहा था। मतलब ये और ये भी 25 आ रहा है। ओके, हॉरिजेंटली भी आपका प्लस करने के बाद 25 आ रहा है। यस, फिर मैंने 9 + 35 25 आ रहा है। ओके, ये भी प्लस किया, ये भी क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो आपको क्या करना है,
कि मतलब इसका कहने का मतलब है कि पूरे ग्रिड में जो भी आपका हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो 25 आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 25 का वो है टोटल ऐड करने में तीनों ग्रिड्स में 25 टोटल होना चाहिए। सम आपका कितना होना चाहिए 25। देखिए 9 3 12, 12 और 13 कितना 25, 10 और 14 24 और 1 25। तो इसको भी इसका मतलब हमने 25 ही लाना है। 8 से 14, 14 में ऐसा कितना जोड़े कि 25 हो जाए 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 11 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, टोटल बॉक्स में जो उसका सम है वो 25 करना है। आप लोग सही से समझिए उसको। जो बच्चे नहीं समझे थे, जिसका सही नहीं था समझिए तो आगे बढ़िए। यहाँ पर कंफ्यूज होता है, उसको यही दूर करना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि 72 प्लस 37 इज इक्वल टू 6328 एंड 54 प्लस 13 इज इक्वल टू 4504, सो फाइंड 61 प्लस 53 इज इक्वल टू व्हाट? ओके, आपको कोई संख्याएं दे रखी है यहाँ पे 72 प्लस 37 इज इक्वल टू व्हाट? 6328। ओके, एंड अनदर जो नंबर है आपके 54 प्लस 13 इज इक्वल टू 4504 एंड फाइंड करना है हमें 61 प्लस 53 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है 72 और 37 को क्या किया जाए कि 6328 आ जाए। यहाँ पर भी 4 डिजिट है और ये भी क्या है 4 डिजिट है। ठीक है, 7237 और यहाँ पे क्या दे रखा है 6328। कुछ हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कर रखा है? देखिए इन्होंने 7 में से एक माइनस, यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। देखिए कुछ नहीं किया है, जो 4 डिजिट है कोई प्लस माइनस कुछ नहीं समझिए। देखिए 4 डिजिट यहाँ पर भी है, 4 डिजिट, तो आपने आपको उसको देख लेना है कि इनमें क्या हुआ है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे 7 है तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 3 था फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 7 था 8 है। तो इसका मतलब -1 प्लस 1 दैट्स इट, नथिंग, कुछ नहीं करना। कम कर रखा है, एक में बढ़ा रखा है 2 डिजिट, क्योंकि आप इन 4 को देखेंगे और इन 4 को देखेंगे, इसमें कुछ हो रहा है। देखिए पहला यहाँ का पहला 7 है, ये 6 हो गया, इसका मतलब घटा रखा है। ये 2 था ये 3 हो गया, फिर आपने ये 3 था ये 2 हो गया, ये 7 था एक 8 हो गया। सेम चीज हो रहा है नीचे वाले में भी देखना है जो ऑलरेडी दूसरा दिया है। ये 5 था 4 हुआ है, 4 था 5 हुआ है, 1 था 0 हुआ है, 3 था 4 हुआ है। तो सेम आप इसमें भी करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पर आपका है 6153, 6 में 1 क्या करना है, पहले क्या करना है माइनस करना है 5 एंड 2, पहले माइनस है ना, हाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इट मींस 5244 is will be the answer of this question. 5244 in which option? Option number A is the correct answer of second question. बस थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप रीजनिंग बनाते हैं क्वेश्चन को ध्यान से एनालिसिस करो, इसमें दिया क्या है और पूछा क्या गया। दिया जो गया है वो क्या कर रखा है उसको ध्यान से देखो। ठीक है, पहला डिजिट लास्ट डिजिट वो जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं। 2200 रुपए का 5% ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज बताना है। सर ने कम से कम बहुत बार बता रखा है, ये ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही निकालना वो निकालना, बहुत बार बता रखा है। ठीक है, अगर जो बच्चे पुराने पढ़ते हैं, ये गोरा लोगों को पता होगा या अदर उसको, तो कितने बार बता रखा है। ठीक है, आपके पास टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 2200 रुपया है। ठीक है, 2200 रुपया है। 5% जो आपका दर है, दर मतलब परसेंटेज है, वो दर कितना है 5%। और आपको निकालना कितना है 6 माह का, जो समय दे रखा है 6 टाइम। ठीक है, ऐसा है जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वैसे
P इंटू R इंटू T, ठीक है। तो वही इसमें वो करना, देखिए 5%, आपके पास 2200 रुपए, इसका मतलब कहने का मतलब 5% है। 100 रुपए में आपको कितना रुपया मिल रहा है? अरे प्रतिशत, सत मतलब 100, 5। तो अगर 100 में आपको 5 रुपया मिल रहा है तो 1000 में कितना मिलेगा? 50, 50। और 2000 में कितना मिलेगा? 100। और है कितना? 2200। तो 100 में फिर कितना मिल रहा? +5 +5, तो कितना हो गया? 110। कितना? ये 1 साल का है। 1 साल को आप में 110 रुपया मिल रहा है, बट आपको निकालना कितने का है? 6 महीने का, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा? 55 रुपया आपको 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने का निकाला। ये हमने 110 रुपया क्या निकाला? 1 साल का निकाला, तो आपको 6 ही महीने का निकालना है। 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो आधा कर दो उसको, 110 का आधा करेंगे 55। एनी ऑप्शन इज दियर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? अभी ब्याज निकालने का सूत्र क्या है? अभी तो बताया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। यहाँ पर लाभ हानि हो रही है कि हम कोई चीज ले रहे हैं फिर बेच रहे हैं, तो क्या लाभ होगा या हानि होगी, उसके बात कर रहे हैं। एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा गया तथा 900 रुपये में बेच देगा, तो हानि का प्रतिशत। ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है, मतलब ये कहने का मतलब है 90% 80% लोगों को करना चाहिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनको करना चाहिए, ठीक है। उसमें दिया क्या है आपको? 1200 रुपये में कोई चीज आपने खरीदी, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, टीवी हो सकती है, घड़ी हो सकती है, रेडियो हो सकता है, कोई आपने मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ भी हो, आपने 1200 में खरीदा और उसको बेच दिया, आपको कितना? 900 रुपये में बेच दिया, तो आपको इसमें हानि होगी या लाभ होगा? हानि होगी, क्योंकि 1200 में खरीदा और कितने में बेचा? 900 में बेचा, तो कितने की हानि होगी? 300 रुपए की हानि होगी। अब हानि को कितने रुपए हुई, हानि ये नहीं पूछा है, प्रतिशत। अब ये 300 का प्रतिशत निकालना है आपको इसमें। अब प्रतिशत, हानि का प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बराबर, बताओ, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, एक ही सूत्र है। हानि प्रतिशत या कुछ भी हो, बताइए इसका सूत्र। जितनी हानि हो रही है, हानि, ठीक है, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब हानि हो रही है हमें कितना? 300 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा? कितने में लिया था हमने? 1200, ठीक है। अब यहाँ पर काटने का सिंपल देखना, ठीक है, ज्यादा वो करेंगे तो फिर आप ही लोग परेशान होंगे। 1 0 से 1 0 यहाँ काट दो, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दो, ठीक है। अब बचा आपका ये, ठीक है। अब ये 2 से इसको 6 बार कट गया, ये 2 से ये 5 बार कट गया, ठीक है। 6 से ये 5 बार कट गया, तो 5 गुणा 5 25%। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 25 है, ठीक है। समझ में आया? बेटे लाभ प्रतिशत का भी सेम सूत्र है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, बस हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, बस उतना ही लाभ होगा उतना ही वो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अब ये कितने दिन में कौन सा काम हो रहा है, इतने लेबर, इतने लोग घटा देंगे, इतने लोग बढ़ा देंगे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका हुआ है, ठीक है। 25 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर टोटल जो आदमी है कितने हैं? 25 आदमी है, 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, कोई भी काम है, ठीक है। और उसी काम को 4 व्यक्ति, अब यहाँ पर घट गए व्यक्ति, वहां 25 आदमी थे तो यहाँ पर 4 आदमी हो गए, तो अब दिन बढ़ेंगे या घटेंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि 25 आदमी 12 दिन में कर रहे थे, आप 4 आदमी तो और ज्यादा दिन में करेंगे, तो आपका आंसर ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लो कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो 25 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 25 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12। तो उसी काम वही है, तो 4 व्यक्ति कितने में करेंगे? M1 D1 बराबर M2 D2। सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें M1 वाला मैन हो गया, M1 D मतलब दिन बराबर M2 D2। इसमें अदर और चीज नहीं दे रखे हैं,
टाइम हाइम नहीं दे वो या अदर चीज नहीं दे रखा है, तो इसमें सिंपल है M1 जो 25 देगा आपको M1 मैंने मैन मैन वाले जो दिया ठीक है है, उसको और पहले D1 कितना है, दिन कितना है 4, ठीक है बराबर। अब ये क्योंकि ये गुणा होगा, ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि M1 D1 है तो गुणा होगा बराबर। M2 कितने आदमी, ये 12 दिन है, 12 दिन। ये M2 कितने हैं, 4 आदमी, निकालना है 4 D2 बराबर D2, ये निकालना है। अब जो नंबर है उनको एक साइड रख लो, बाकी चीजों को दूसरे साइड। अब ले जाने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर D2 अगर हम सपोज D2 निकालते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा 25 गुणा 12 और ये जो यहाँ से इधर को आएगा वो बट्टे में चले जाएगा। इतना भी क्लियर है ना? इतना क्लियर है, ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन बट्टे में जाएगा कौन इसमें जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। अब काट लीजिए, ठीक है, 1 मिनट, ये इसको 6 से काट लो, इसको 2 से काट लो, इसको 3 कर लो, ठीक है, तो 25 या मतलब जितना छोटा काटने की कोशिश करोगे आपको फायदा होगा। एकदम लंबा गुणा करने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे काटे लगेंगे 75 दिन लगेंगे। अगर आप 25 गुणा 12 करते फिर 4 से भागा देते तो आपको डिफिकल्ट होगा, इससे पहले दो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, छोटा होगा, मल्टीप्लाई करने में या भागा देने में सुविधा होगी, ठीक है। तो 75 डेज में उन 4 व्यक्तियों को लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलग अलग सूत्र हैं, M1 D1 M2 D2 टाइम अलग अलग चीजें हैं, T1 E1 भी आ जाता है उसमें, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। चलिए ये 5 हमने जो मैथ्स और रीजनिंग है इसको किया, ये थोड़ा माइंड को खोलने के लिए है, अपना दिमाग को करने के लिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं जो याद करने वाली चीजें हैं उत्तराखंड के बारे में। अगर उत्तराखंड पुलिस के बारे में तो आपको अलग अलग प्रकाशन, एक बुक ले लिया आपने कोई भी MCQ टाइप की, उसमें 2-2.5 हजार क्वेश्चन जैसे बुक में दिए रहते हैं कि 3000 MCQ क्वेश्चन, उसको पढ़ के नहीं होगा, अलग अलग फाइंड करो, इंटरनेट सर्च करो, अलग अलग प्रकाशन की बुक पढ़ो, क्योंकि कई प्रकाशन में क्या होता है, कितने भी अच्छे प्रकाशन है, बहुत सब क्वेश्चन क्या होते हैं आंसर गलत दिए रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उससे परेशानी हो जाती है, आदमी डबल माइंड हो जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकाशन की बुक रखिए, जैसे अगर जो लॉन्ग टर्म वाले पढ़ रहे हैं बच्चे उसके बुक देखिए, उसमें कोई भी एक भी क्वेश्चन वो नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। समग्र ज्ञान कोश है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलौदी ने नल के, इसमें पूरा इसको आपको जिसको डीप नॉलेज करना है, ठीक है, पढ़ना, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन किस में होंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे बीच बीच में ही आपको इसमें मिलेंगे कि किसका कब हुआ था, कौन कब आया, गोरखा कब आए, पत्तूरी राजा उनका क्या हुआ, गोरखा का क्या हुआ, बागेश्वर के बारे में क्या है, बागनाथ में क्या है, कुली बेगार क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन है, टेहरी रियासत से लेके उधर। इसको जब पढ़ेंगे तब जाके डीप नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज करनी है, एक एक छोटी छोटी चीजें देखनी है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये MCQ टाइप नहीं है, ये पूरा पढ़ने वाला है, गद्य पद्यांश जिसे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। ये तो हमें पता है कि कुली बेगार हमने बहुत सा क्वेश्चन पेपर्स में और प्रीवियस एग्जाम में हम लोगों ने पढ़ा है और बताया है कि कुली बेगार प्रथा बागेश्वर के क्या सरयू तट पर जब उत्तरायणी में 13 और 14-15 जनवरी को, ठीक है, इसका विरोध किया था, और किसने किया था, पंडित बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा गया कि किस सन में हुआ, यहाँ पर ईयर पूछा है, 1921, 1922, 1918, 1920, 1921 इज द करेक्ट आंसर, 1900 पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इसका जो कुली बेगार प्रथा का जो नेतृत्व किया था पंडित बद्रीदत्त पांडे ने किया था, और इसके सफल आयोजन के बाद, मतलब सफल होने के बाद, जब ये उत्तरायणी मेले में 14 और 15 जनवरी 1921 को जब सफल हुआ, सारे लोगों ने सरयू तट पर कसम खाई, और जिसकी प्रतिलिपियां जो प्रधान को दी गई थी या जो भी थी उसको बहा दिए गए थे, उसके बाद ही उनको कुमाऊं केसरी का नाम दिया गया, दर्जा दिया गया। किनको, जब आप अपने महाविद्यालय का नाम कुमाऊं केसरी पढ़ते हैं, आपने हर प्रोस्पेक्टस में लेके जो मेन गेट है, तो कुमाऊं केसरी का नाम उनको कुली बेगार प्रथा का जो सफल हुआ था उसके बाद ही उनको ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। कुली बेगार है क्या, ये कुली बेगार की जो शुरुआत थी वो स्टार्टिंग से हो चुकी थी, बट जब ये मेन कब हुआ, जब अंग्रेजों के समय में, ठीक है। क्या करते थे वो ग्राम प्रधान और जो भी यहाँ के वो लोग होते थे, क्या बोलते प्रधान लोग होते थे, उनसे कहते थे, उन लिस्ट रजिस्टर बनाते थे कि आप प्रत्येक जितने भी गांव में जो मेल फीमेल हैं उनको क्या करते हैं लिस्ट बना के पर डे ये हमारे क्या ढूंढेंगे
सामान ढोएंगे बिना किसी वेतन के, बिना किसी भत्ते के। तो उससे लोग त्रस्त हो गए थे। उससे क्या होता था, जो ग्राम प्रधान था या जो यहाँ के वो थे, वो भी क्या करते थे, एक बार कई कई लोगों का नाम ज्यादा वो करते थे, आपसी दुश्मनी के वो करके। जैसे कि मुझे मुकेश पसंद, मैं प्रधान हूँ, मेरी मुकेश से नहीं बनती, तो मैं मुकेश का नाम बार बार डाल रहा हूँ, ठीक है। उससे लोगों में क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे 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 करके इनका नेतृत्व जो पंडित बद्रीधर पांडे हैं उन्होंने किया, और पूरे एक जन आंदोलन के रूप में जो उत्तरायणी का फेमस मेला है, सरयू तट पर कसम खाई कि हम उसको नहीं कराएंगे, और उसकी जितनी भी प्रतियां थी, जो भी उनका कमिटमेंट थे, उन सब की उसको गंगा में वहां पे सरयू में बहा दी गई, ठीक है, और उसका सफल हुआ, ठीक है। तो इसी के बाद उनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना गया। तो 1921 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे की ओर। बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित दर्रा है, जो बागेश्वर और चमोली हमारा डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल रीजन का पहला डिस्ट्रिक्ट हमारे ग्वालदम से लगता है, ठीक है। उसके बीच का दर्रे का नाम क्या है? क्योंकि एक पहाड़ी से दर्रा किसे कहते हैं? रास्ता, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में जहां पर से वो है, वो जाने का रास्ता दर्रा कहलाता है ना। हाँ, तो उसको दर्रा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के उसमें कोई ना कोई दर्रा है, नाम है। तो बागेश्वर और चमोली के बीच का जो दर्रा है उसको क्या कहते हैं बताइए? रेल पास, लास्पा, सुंदर ढूंगा या बाराहोती? एग्जैक्टली राइट आंसर, सुंदर ढूंगा इज द करेक्ट आंसर। सुंदर ढूंगा एक ग्लेशियर भी आपको पता है ना। हाँ, यहाँ से आप लोग जब क्या कहते हैं खाती गांव होते हुए निकलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सुंदर ढूंगा ग्लेशियर है। लास्ट टाइम वहाँ पे एविलांच आ गया था, बर्फ की स्लाइडिंग, बर्फ का तूफान आ गया था, तो कुछ बंगाली हमारे जो टूरिस्ट थे और वहाँ के लोकल जो गाइड थे, वो क्या उनके दबने से मृत्यु हो गई थी। रेस्क्यू ऑप्शन जो SDRF थे, स्टेट डिजास्टर वाले, उन्होंने रेस्क्यू किया था, ठीक है। तो उसका नाम है सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, बागेश्वर चमोली। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, ठीक है। दर्रों को गिरिद्वार या धुरा या पास भी कहा जाता है। या तो देखिए, या तो दर्रा होगा, या गिरिद्वार, या धुरा, या पास, इन चारों नाम एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, ट्रेल पास किस किस के बीच है? डेफिनेटली गुड, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। लास्पा, व्यासा घाटी दारमा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट नेम। चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच, ठीक है। और बाराहोती, वेरी गुड, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच। तो हमें थोड़ा थोड़ा दो चार जो मेन मेन है, ठीक है, उनके नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है सुंदर ढूंगा, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? चमोली, पंतनगर, देहरादून और पिथौरागढ़? पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा है, ठीक है, आपको पता है। और पंतनगर में है, और देहरादून का क्या है? जॉली ग्रांट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस जब उत्तराखंड बना सन 2000 में, उस समय उत्तराखंड जो नैनीताल हाईकोर्ट है हमारा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल में, ठीक है, उसके जो चीफ ऑफ जस्टिस थे वो कौन थे? जस्टिन PC वर्मा, जस्टिन MC जैन, जस्टिन AA देसाई, जस्टिन VS सिरपुरकर। डेफिनेटली एग्जैक्ट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्टिस AA देसाई। तो आपको कभी भी, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, या कोई भी चीजें होती हैं, या पहला या लास्ट ही पूछा जाता है मैक्सिमम केसों में। कभी कभार जब ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ज्यादा टफ एग्जाम होगा तो द्वितीय या तृतीय ऐसा पूछा जाता है, बट मोस्टली क्या पूछा जाता है? पहला और लास्ट। तो वर्तमान में कौन है? डेफिनेटली विपिन सांघी, वेरी गुड, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 9वें का आप C लगाएंगे। 10वें की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सबसे बड़ा आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2002, 11 सितंबर 2003, 11 सितंबर 2001, 9 सितंबर 2001? 11 सितंबर 2001। डेफिनेटली वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड, 11 सितंबर 2001। 9/11 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड टिल नाउ। सबसे बड़ा आतंकी हमला है ये लगभग, ठीक है। लगभग 3000 लोगों की जान गई थी। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, जो पेंटागन
यूएस आर्मी का हेडक्वार्टर कहलाता है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो WTO का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस दोनों को ही क्या कर दिया था, हेलीकॉप्टर जहाज से क्या कर दिया था, उड़ा दिया था, मतलब ठीक है, क्रैश करवा दिया था। ठीक है, हाँ, बहुत जबरदस्त। और इसकी जो किसने जिम्मेदारी ली थी, अलकायदा, जिसको बाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन, जिसको आपने नाम सुना होगा, अलकायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन, उसको भी बाद में यूएस आर्मी ने मार दिया था। ठीक है, एबटाबाद में, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये छोटा आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सबसे बड़ा 9/11 के नाम से जाना जाता है। 9/11 9वां महीना और 11 तारीख। ठीक है, 11 सितंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है, नीरू मीरू, जल संरक्षण से, भू संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से या वन संरक्षण से? एग्जैक्टली राइट आंसर बाय मुकेश, वेरी गुड। जल संरक्षण, ये जल संरक्षण, इसका जो शुरुआत हुई वो आंध्र प्रदेश जो राज्य है उन्होंने किया था, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध। ठीक है, 1 मई 2000 को, 1 मई 2000 को ये नीरू मीरू कार्यक्रम का, इसका जो मेन पर्पस था, इंटेंशन था, वो रेन हार्वेस्टिंग, जल उसको एकत्र करना, उसकी क्वालिटी में सुधार करना, भूमिगत जल का जो जल स्तर है उसको उठाना। तो इसके बाद वहां के आंध्र प्रदेश के जो इस योजना के बाद काफी जल, जो भूमिगत जल का जो है लेवल है वो काफी अच्छा हो गया था। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या दी गई, उस योजना को जानकारी दी गई, लोगों के उसमें हेल्प की गई कि आप कैसे रेन हार्वेस्टिंग टैंक बना सकते हैं, जो बारिश का पानी अपने छतों का जो अननेसेसरी वेस्ट रह जाता है उसको इकट्ठा करके पूरे सभी छतों का पानी एक जगह कैसे भूमि में रख सकते हैं, जिससे कि उसका वाटर लेवल क्या हो, अच्छा हो। जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जमीन में जो पानी है, पानी नीचे रहता है ना जमीन में, हाँ, तो उसको कैसे रहे, जितना नीचे चलता रहेगा परेशानी होती रहेगी। तो इसका जो संबंध है नीरू मीरू का जल संरक्षण से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? डॉक्टर कुमार स्वामी, GC फ्रेंच, किशन लाल वैद, बैरिस्टर मुकुंदी लाल? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की गढ़वाल पेंटिंग्स है। ठीक है, क्या है, गढ़वाल पेंटिंग्स है बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। जो हिमालयन आर्ट है वो है GC फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने हिमालय के कांगड़ी जो पूरा वो है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, और ये बुक इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड या वहां से प्रकाशित हुई। ठीक है, हाँ, 1931 में, 1931 में ये हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई JC फ्रेंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तारादत्त गैरोला हैं, गायक हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं या अधिवक्ता हैं? डेफिनेटली अधिवक्ता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। जो तारादत्त गैरोला है वो क्या है, अधिवक्ता हैं। 1875 में इनका जन्म हुआ था और 1940 में देहांत हुआ था। लेखक संपादक हैं। ठीक है, तारादत्त गैरोला फेमस व्यक्ति हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल टेहरी रियासत से इनका जो जन्म स्थान है टेहरी उसमें है। ठीक है, हाँ, ठीक है। टर्न योर क्वेश्चन पेपर पेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? केदारनाथ से जो नदी आती है कहने का मतलब है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में फिर मिलेगी अलकनंदा से या जिससे। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, भिलंगना? एग्जैक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को, कुलिंद साम्राज्य को या गोरखा साम्राज्य को? किसके शासन को मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है अगर हम उत्तराखंड की बात करें? डेफिनेटली कत्यूरी राजाओं को, कत्यूरी साम्राज्य को यहाँ पे स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सकलाना, तिलाड़ी, सल्ट या स्कोट? वेरी नाइस आंसर, सल्ट। सल्ट का किसने दिया था कुमाऊं का बारदोली का नाम? किसने दिया था?
गांधी जी ने, वेरी गुड, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, हाँ, जब जो हमारी आजादी का वो था, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे चरम सीमा में था, तब क्या कर दी थी, सल्ट नामक स्थान पे, यहाँ पे अल्मोड़ा में, वहां पे गोली चला दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे और घायल हुए थे। ठीक है, उसके बाद जब 1942 में गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उसके बाद गांधी जी ने ही नाम दिया कि ये कुमाऊं का बारडोली। ठीक है, 5 सितंबर 1942 को ये घटना हुई थी। 5 सितंबर 1942। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी या उत्तरकाशी? नैनीताल में, एग्जैक्टली राइट आंसर, नैनीताल। जो नैनीताल के आसपास भीमताल है, आपको उससे मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर नल दमयंती ताल है। क्या है? नल दमयंती ताल। ठीक है, इनका नाम नल दमयंती जो राजा थे द्वापर युग में, उन्हीं के उसमें पड़ा, क्योंकि जब जो राजा नल थे, उनके भाई पुष्कर ने क्या कर दिया था, उनके मतलब छल कपट से उनको राज्य से अलग कर दिया था, तो इनको वनवास की तरफ क्या करना पड़ा, भटकना पड़ा। तो तब उन्होंने मोस्ट ऑफ जो समय था इसी स्थान पे किया, तो इन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण था उसका किया, इसका किया, तो इसलिए इनका नाम नल दमयंती ताल कहा जाता है। ठीक है, और इस ताल का जो आकार है वो पंचकोणी है, 5 कोने हैं, मतलब इसका पंचकोणी का मतलब 5 कॉर्नर है, मतलब जैसे नॉर्मली 4 कॉर्नर होते हैं ना, इसका क्या है, 5 कोने हैं, पंचकोणी कहा जाता है इसको, इस ताल को। ठीक है, हाँ, और इस ताल का जो मेन वर्णन है वो स्कंद पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में। क्या हो गया, नल और दमयंती दोनों के नाम से पढ़ा है, और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके 5 कोण है, मतलब 5 कॉर्नर है, पंचकोणी आकार का इस ताल का आकार। ठीक है, भीमताल से 2 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका 1947, 1948, 1950, 1951। एग्जैक्टली राइट आंसर 1951। जब देश का संविधान बन गया था, उसके बाद पंचवर्षीय योजना क्या होती है, मतलब जो केंद्र सरकार है वो पूरे 5 साल की योजनाएं लेके चलती हैं। ठीक है, कि अगले 5 साल में क्या क्या किया जाएगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, कहाँ पे किस फील्ड में कैसे काम किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो पूरा वो है वो बनाया जाता है। 1951। और अभी वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? हाँ, तो मतलब अभी कौन सी योजना चल रही है? 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, कौन सी? 13वीं चल रही है। 2017 से 2022 तक अभी ये 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जा रहा है। 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2015 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने? द राम प्रसाद बिस्मिल इज द करेक्ट आंसर। बट कई जगह पे अगर आप YouTube में या कहीं पर गूगल में या कहीं पर सर्च करेंगे तो बताया कि जो शायर थे बिस्मिल अजीमवादी, उन्होंने इसको लिखा हुआ था, जो राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, बट दोनों ऑप्शन कभी आप याद रखिएगा, मेन चीज राम प्रसाद बिस्मिल है, बट इसका जो मेन उल्लेख मिलता है कभी वो मिलता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, शायर बिस्मिल अजीमावादी, शायर बिस्मिल अजीमावादी। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई? क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1947, 1950, 1927, 1936? 1936 इज द करेक्ट आंसर, 1936। ठीक है, उस समय क्योंकि ब्रिटिश समय था, ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो उस समय इसको क्या कहा जाता है? इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया, इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। बट आजादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो और या आकाशवाणी के नाम से फेमस हुआ। ठीक है,
हाँ 1936। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, जो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स, लगभग जो भी मेन इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा जिसके महाकुंभ भी, खेलों का महाकुंभ भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। खेलों का महाकुंभ एवरी 4 ईयर, प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। और मॉडर्न जो ओलंपिक हुए थे उनकी शुरुआत 1900 पहली बार एथेंस में, ठीक है। हाँ भारत ने 1901 में पार्टिसिपेट किया, तो इस पर आपको देखना है। और ये जो अभी रिसेंटली 2020 वाला बाद में हुआ, 21 में हुआ, बट वो कहाँ पे 2020 में होना था, वो कहाँ पे हुआ, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ। अब जो 24 में 4 साल बाद 24 में आएगा, तो वो कहाँ आयोजित होने वाला है, किस देश में, मॉस्को रूस, दोहा कतर, नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस। पेरिस एग्जैक्टली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं। दोहा कतर में क्या होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो है वो होने वाला है, ठीक है। दोहा कतर में, दोहा की राजधानी है कतर, यहाँ पर वो दिया गया, ठीक है। हाँ रूस की राजधानी मॉस्को, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इससे क्या हो जाता है, वो मिल जाता है कि हाँ इसका ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है एक नाली बराबर होता है। यहाँ पर अभी उत्तराखंड की जो जमीनी रिलेटेड है कि कितनी जमीन है, उसको कितना मेजरमेंट करते हैं, नापने की विधि क्या है, ठीक है। इसको एक नाली, आप लोग भी घरों में सुनते होंगे ना, हमारे एक नाली वहाँ है, एक नदी गांव में है, बिलोना में है, वहाँ एक नाली है, 2 नाली है, 3 नाली का खेत है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ तो एक नाली बराबर कितना होता है, 4 मुट्ठी, 8 मुट्ठी, 16 मुट्ठी, 22 मुट्ठी, डेफिनेटली 16 मुट्ठी। 16 मुट्ठी बराबर एक नाली। तो मुट्ठी का मतलब क्या है यहाँ पर, यस एक मुट्ठी में जितना अनाज आता है, धान गेहूं जब हम होते हैं और उसको छिड़कते हैं, मतलब जितना एरिया वो कवर करेगा 16 मुट्ठी, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड 1 नाली, ठीक है। वो लगभग एक नाली कहलाता है, ठीक है। हाँ राज्य की पहली मेयर कौन थी, मनोरमा शर्मा, मनोरमा रावत, मार्गरेट अल्वा या बेबी रानी मौर्य। मनोरमा शर्मा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मनोरमा शर्मा। मार्गरेट अल्वा आपको पता है पहली महिला राज्यपाल ऑफ उत्तराखंड, और बेबी रानी मौर्य जो अभी लास्ट में जो हमारे वो थे, हाँ राज्यपाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का पहले मनोरमा शर्मा फर्स्ट राज्य की पहली, उत्तराखंड की पहली मेयर थी, ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट आप लोग पता है, सब आप लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में जो उसका हेडक्वार्टर है उसका, ठीक है। तो आपको पता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, रानीखेत कब लाया गया इसको, पहले कहाँ था, वेरी गुड, आगरा में, ठीक है। हाँ तो कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ, 1985, 1988, 1990, 1992। 1988 is the correct answer of this question. Very good. कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर जो डाक टिकट जारी हुआ 1988 में हुआ, ठीक है। कुछ हिंदी का ले लेते हैं। स्त्री शब्द का, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वारी, काता, महिला, सुंदरी। वारी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वारी स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, जो बाकी काता, महिला और सुंदरी हैं ये इसके पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एकाधिकार का विलोम है, एकाधिकार, अनेकाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार या सर्वाधिकार। डेफिनेटली सर्वाधिकार, क्योंकि विलोम है, उल्टा है, एक ही का अधिकार नहीं होना, सर्वों का, सभी का होना है, सर्वाधिकार। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, पिछले कुछ जो संडे पेपर हुए थे उसमें भी आया था ये। भीष्म साहनी, बलराज साहनी, मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम। तमस बहुत ही फेमस उपन्यास है।
भीष्म साहनी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थॉमस, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस की जो उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। ठीक है, नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण का विलोम शब्द है दक्षिण, वाम, पश्चिम, पूरब, दाया। वाम इज द करेक्ट आंसर। जैसे जो विवेकानंद में पढ़े होंगे उनको पता होगा, वामावृत दक्षिणावृत कहते हैं ना, जब मुड़ने वो करते हैं। आजकल कहते नहीं कहते, पहले से कहते थे, कहते हैं ना। हाँ, वामा मतलब बायां मुड़ना। अब यहाँ पर दाएं का पूछा है तो वाम। ठीक है, पश्चिम होगा नहीं, पूरब होगा नहीं, दाया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट बट नॉट लीस्ट 30वां क्वेश्चन, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। इसका मतलब क्या है? बहुत गरीब होना, व्यर्थ का प्रदर्शन, एक साथ 2 लाभ, बुरी आदत का शिकार। डेफिनेटली व्यर्थ का प्रदर्शन, मतलब हम अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाने का मतलब ये भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, मतलब उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, उतना हमारे पास वो संसाधन नहीं है, बट उससे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? शो ऑफ कर रहे हैं। मतलब आज के समय का जो एग्जांपल दिया जा रहा है कि मतलब हमारे पास वो चीजें नहीं है, बट उसका हम शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी खर्चे ज्यादा कर रहे हैं। हमारी उतनी इनकम नहीं है, बट हम पहन ब्रांडेड कपड़े की ओर जा रहे हैं, शोरूमों में जा रहे हैं, बट हमारी इनकम उतनी नहीं है। हम दिखावे के लिए, हमारे घर में उतनी वो नहीं है, बट हम दिखावे के लिए क्या कर रहे हैं? गाड़ी भी ले आ रहे हैं। किसको दिखाने के लिए? समाज को दिखाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ठीक है, व्यर्थ का प्रदर्शन। तो अननेसेसरी जो दिखावा है उससे हमें बचना चाहिए। सो आज हमने 30 क्वेश्चंस को कवर किया। होपफुली कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सुनने में, समझने में मिली होंगी। और जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो, हर प्रकार से आप अपना फिजिकल और उसको मेंटली अपने आप को फिट बनाए रखे हैं। ठीक है, तो बेस्ट विशेष फॉर टू योर अपकमिंग, योर जो भर्ती है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, थैंक यू।